हेलो फ्रेंड, उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी साथ साथ में कर रहे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, जहां से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ से आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 100% इस क्लास से ही आएगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल बात करेंगे। एक बार सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने साथी मित्रों को क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुका है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके स्थान पर की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, इनको हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो अगला जो पॉइंट है वो है भारत की पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना किस नंबर की रही, 10, 11, 12, 13, तो आपको ऑप्शन चुनना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से भारत में नीति आयोग बन गया। अगला जो पॉइंट है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना की आरंभ से पहले सर्वोदय योजना और बॉम्बे योजना अस्तित्व में थी। कौन कौन सी योजना थी? जब पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी उसके पहले एक थी आपकी सर्वोदय योजना और दूसरी कौन सी थी? बॉम्बे योजना। आपको ये सारे पॉइंट याद करते हुए चलने हैं साथ में। आगे देखिए, अगला पॉइंट है भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। कहाँ से अपनाया था भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को? रूस से भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी। अगला जो पॉइंट है वो है जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। अगला पॉइंट है पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। किसका था? योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वह था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। आगे देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि योजना आयोग जो था उसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जब ये आयोग था, योजना आयोग। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पहले अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे इसके योजना आयोग के। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। मान लीजिए कोई योजना लागू की गई योजना आयोग के द्वारा, तो उसको ठीक तरीके से कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे कार्य करवाया जाए, उस कार्य था ये किसका था? ये था राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य। आगे देखिए, पंचवर्षीय जो आपकी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से, मतलब कि कौन वर्ष में लागू रही और कहाँ पर नहीं लागू हुई, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना थी ये रही आपकी 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से 1961 तक रही। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 तक रही। पहली योजना जो आपका अवकाश था वो आपका 1966 और 1969 यानी कि 3 साल का था बीच में। उसके बाद में जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 1974 तक यहाँ पर रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 से 1978 तक यहाँ पर रही। जबकि रोलिंग प्लान जो आपका आया ये 1978 और 1980 यानी कि 2 साल तक रहा। छठी योजना थी जो आपकी पंचवर्षीय ये 1980 से 1985 तक। उसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। उसके बाद में तीसरी योजना जो आपका अवकाश रहा ये 1990 और 1992 तक रहा। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी आई जो कि 1992 से 1997 तक रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक रही, 2002 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक रही और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक आपकी लागू रही। तो कई बार आपसे ईयर पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही।
पूछा जाएगा आपसे 1969 से 1974 तक या फिर 1974 से 1978 तक, तो आपको बताना है 1974 से 1978 तक जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना देश में लागू रही। चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया या फिर की गई थी। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति यानी कि थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। अध्यक्ष इसके कौन? नरेंद्र मोदी थे। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी और सीईओ इसके श्री BVR सुब्रमण्यम थे जब ये लागू की गई थी। आगे देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1951 से 1956 तक, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये लागू रही। पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ये जो योजना है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला पॉइंट है, इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किसने संसद में प्रस्तुत किया, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला यहाँ पे पॉइंट है, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये पॉइंट भी बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, तो आपको याद रखना है कृषि को। और ये मॉडल कौन सा था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रही। अगला पॉइंट है, यह योजना सफल रही तथा इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि प्राप्त विकास दर 3.6 थी। इसका जो लक्ष्य था वो 2.1 था, जबकि जो प्राप्त हुआ विकास वो प्राप्त हुआ 3.6, यानी कि ये कैसी रही? सफल योजना रही पहली पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि दर्ज की गई या फिर हुई। अगला पॉइंट है, पहली पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया एवं भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। अगला पॉइंट है, प्रमुख कार्य इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई। ये क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सी परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत की गई पहली पंचवर्षीय योजना में ही। उसके बाद में अगला पॉइंट है, 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किए गए। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब कार्य किया गया। अगला पॉइंट है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक देश में लागू रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली आपकी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। जबकि अगला जो पॉइंट है वो ये कि ये योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही, जो कि 4 क्षेत्रीय मॉडल थे इसमें। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला इसका पॉइंट है, लक्षित वृद्धि दर इसमें जो थी वो 4.5% की थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम रही थी, जो कि 4.27% रही यहाँ पर आपका, यानी कि जो यहाँ पर विकास वृद्धि दर रखी गई थी उससे थोड़ी सी कम प्राप्त हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ पर लगाए गए, जिसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात आदि यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किए गए। अगला जो आपका पॉइंट है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर के 1966 तक देश में लागू रही।
इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना को गाडविल योजना भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी योजना को गाडविल योजना कहा जाता है तो आपको आंसर देना है तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडविल योजना भी कहा जाता है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि के साथ साथ में उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई थी, आपको ये याद रखना है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई 1961 से लेकर 1966 के बीच में। अगला पॉइंट है बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है। IDBI बैंक की स्थापना यहाँ पर हुई, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई और बोकारो जो आपका स्टील प्लांट है झारखंड में लगाया गया। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में रही तथा 2.4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर की प्राप्त कर सकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 योजना अवकाश यानी कि 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे तथा अन्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। जिसके कारण क्या थे, इस समय भारत चीन का युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे। आगे देखते हैं, आपका योजना जो अवकाश था ये 1966 से लेकर के 1969 तक चला। पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की। योजना की अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण थे। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि को उसके संबंध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये का अवमूल्यन करने की घोषणा की एवं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर आप जो कि 1969 से 1974 तक देश में लागू रही। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कई बार आपके एग्जाम में बना है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था ये भी पूछा जाता है, तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। भूमिगत प्रमाण परीक्षण हुआ और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। ये सभी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य हुए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4 थी। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन यहाँ पर रहा था। उसके बाद में आपकी आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर के 1978 तक चली। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया और ये जो नारा था गरीबी हटाओ का, ये इंदिरा गांधी ने दिया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP दर द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना में 15 जिलों को शामिल करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा भी इसी योजना के अंतर्गत की गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी, आपको ये याद रखना है। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया। लक्षित विकास दर
4 और वास्तविक विकास दर 4.8 रही इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद में आता है आपका रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक देश में लगा रहा। रोलिंग जो प्लान है आपका 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। भारत में यह प्लान 1978 में शुरू किया गया। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती थी। यहाँ पर पॉइंट है वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 और 1985 के बीच में देश में लागू रही। 6ठी पंचवर्षीय योजना साल 1980 से 85 के बीच में चली, जिसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था। लक्षित विकास दर आपकी यहाँ पर 5.2 और वास्तविक विकास दर 5.7 रही यहाँ पर। अगली आपकी योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर के 1990 तक लागू रही। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। यहाँ पर इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। लक्षित विकास दर 5% की थी, जबकि वास्तविक विकास जो आपकी दर थी वो 6.1% यहाँ पर रही 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पर आए। भारत में 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। ये कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाना था। यहाँ पर आगे देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से लेकर के 1997 तक लागू रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। PV नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। आपको याद रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी 1 अप्रैल 1992 को। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत LPG रिफॉर्म्स हुए। यहाँ पर इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है कि जो आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत 1993 में की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिड डे मील योजना 1995 में लागू की गई और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लक्षित वृद्धि दर यहाँ पर थी 5.6 की, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% की रही। उसके बाद हम बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1997 से 2002 तक लागू रही देश में। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किस योजना को प्रस्तुत किया था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 एवं कारगिल युद्ध 1999, सर्व शिक्षा अभियान 2001 लागू किया गया। लक्षित विकास वृद्धि दर यहाँ पर 6.5 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 5.5 रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। आगे देखिए, आगे है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक देश में लगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था।
लक्षित विकास दर 8.1 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6 यहाँ पर रही थी। अगला आपका पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक देश में लागू रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया और लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% यहाँ पर रही थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, राजीव आवास योजना 2011। ये सभी योजनाएं आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई, आपको यह याद रखना है। आगे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से 2017 तक रही, जो कि आपकी अंतिम योजना ये थी। पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का नारा तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना था। कृषि विकास दर 4% और विनिर्माण विकास दर 10% तक रखना था। यहाँ पर लक्षित विकास जो इसकी वृद्धि दर थी वो थी 9% और जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया था। अंत में आपको ये भी याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर की, जो यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में अब तक जो बने हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाया जाए या फिर ना करवाया जाए। क्वेश्चन आंसर हम लोग जो अब तक बने हैं इसके वो सभी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम कल या परसों में आपको इसके सभी क्वेश्चन करवाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।